Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on photosynthesis. ये प्लांट फिजियोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि एसेंट ऑफ सेप एंड प्लांट वाटर रिलेशन। उसके बाद आज हम इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, इसमें हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में हम C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड केम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम फोटो रेस्पिरेशन एंड लास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। सो ये हैं आज के लेक्चर के टॉपिक्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री। 90% फोटोसिंथेसिस ऑल ओवर वर्ल्ड में मैराइन एंड फ्रेश वाटर एल्गी से होता है। फोटोसिंथेसिस कंसेप्ट आने से पहले बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट्स किए थे। यहाँ पर हमने कुछ साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स एंड रिसर्चेस दी हैं जिसे हमें अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल के टाइम में 17th सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि प्लांट्स एंड एनिमल डेब्रिज से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। मींस प्लांट्स एंड एनिमल के डेड हो जाने के बाद जो मटेरियल होता है वो सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वो न्यूट्रिशन प्लांट को मिलता है। इसके बाद 1727 में स्टीफन हेल्स ने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स में लीव्स एंड सनलाइट रेस्पॉन्सिबल होती है प्लांट्स के नरिशमेंट के लिए। स्टीफन हेल्स को हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट 1772 में प्रिस्टले ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में गैस एक्सचेंज होने का कुछ फिनोमिना होता है। मीन्स यहाँ पर एयर एंड प्लांट के बीच में एयर एक्सचेंज होती है। ये इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। प्रिस्टले ने सबसे पहले एक बेल जार लिया और उन्होंने बेल जार में एक चूहा और एक कैंडल को रखा। उन्होंने कुछ टाइम बाद नोटिस किया कि वो चूहा मर गया है एंड कैंडल भी कुछ देर बाद बुझ गई है। फिर उन्होंने बेल जार में चूहा और कैंडल के साथ एक प्लांट भी रखा। उसके बाद उन्हें ये पता चला कि उस टाइम पे चूहा जिंदा है, कैंडल भी जल रही है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रिस्टले ने ये एग्जामिन किया कि चूहा और कैंडल जो भी गैस रिलीज कर रहे थे, प्लांट उसे प्यूरिफाई कर रहा था, इसीलिए वो तीनों ही जिंदा हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि प्लांट और एयर के बीच में गैस एक्सचेंज का फिनोमिना होता है। इसके बाद 1779 में इंडियन हाउस ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट एक एसेंशियल रोल प्ले करती है एंड लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट 1800 में जेन सैनिपियर ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होती है। नेक्स्ट 1814 में डी सेजोर ने बताया था कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट ने ग्रीन पिगमेंट के लिए बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो एसेंशियल है और बाद में उसका नाम क्लोरोफिल रखा गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर ने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स एनर्जी को न हम बना सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद मोल्स का हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट आया था। हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है। ये सभी साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस के लिए अलग अलग कंसेप्ट्स दिए हैं, लेकिन इनके अलावा और भी साइंटिस्ट आए थे जैसे कि ब्लैकमैन्स। ब्लैकमैन्स ने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का कंसेप्ट दिया था। इसके बाद कैल्विन आए थे। कैल्विन ने C3 साइकिल के बारे में बताया है। हैच एंड स्लेक ने C4 साइकिल के बारे में बताया है।
सो इन सभी साइंटिस्ट के बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो इसके बाद अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट्स की सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स करते हैं। सो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इन्हें हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। थाइलेकोइड्स कंबाइन होकर एक पाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम ग्रेना बोलते हैं, और इसी ग्रेना में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं: क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो 10 to 100 थाइलेकोइड्स मिलके एक ग्रेना बनाते हैं एंड एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 ऐसे ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना के अंदर एक एक सिंगल यूनिट को हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। थाइलेकोइड्स के अंदर क्वेंटासोम प्रेजेंट होते हैं। क्वेंटासोम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर 1 क्वेंटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में 1 क्वेंटासोम में 50 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्लांट के लिए सबसे एसेंशियल पिगमेंट है। प्लांट्स में मिनिमम 7 टाइप्स के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जो कि बैक्टीरिया को छोड़कर सभी ऑटोट्रोफिक प्लांट्स में मिलते हैं। एंड अदर क्लोरोफिल जैसे कि क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई, ये क्लोरोफिल ए के साथ कॉम्बिनेशन में एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल सी मिलता है ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में एंड क्लोरोफिल ई येलो गोल्डन एल्गी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोक्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है एंड बैक्टीरियोविरिडिन क्लोरोबियम बैक्टीरिया दैट इज ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर क्लोरोफिल का प्रीकर्सर दिया है प्रोटोक्लोरोफाइलाइट एंड क्लोरोफाइलाइट। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। इसके स्ट्रक्चर को हम टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर लविंग होता है, एंड टेल हाइड्रोफोबिक होता है। टेल को हम फाइटोल टेल बोलते हैं और अल्कोहलिक टेल बोलते हैं। हेड के अंदर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, इसे हम टेट्रापायरोल रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है एंड ये पायरोल रिंग्स मैग्नीशियम आयन से जुड़ी हुई होती है। नाउ सेकंड पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। कैरोटीनॉइड्स फैट सोल्यूबल पिगमेंट है, ये येलो कलर का होता है। कैरोटीनॉइड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। सबसे पहला पिगमेंट है कैरोटीन। कैरोटीन एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C40H56। इसके स्ट्रक्चर में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। कैरोटीन कैरेट की रूट्स में अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है, इसीलिए इसका नाम कैरोटीन रखा गया है। इसके अलावा ये टोमेटो एंड रेड चिली में भी प्रेजेंट होता है एंड द मोस्ट फंडामेंटल कैरोटीन इज लाइकोपीन, जो कि टोमेटो के अंदर मिलता है। कैरोटीन 3 टाइप्स के होते हैं,
अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। बट इनमें से जो मोस्ट कॉमन कैरोटीन है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कैरेट में मिलता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स है ज़ैंथोफिल। इसका कलर होता है येलो ब्राउन। ज़ैंथोफिल का एम्पेरिकल फॉर्मूला है C40H56O2। इसके स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि फाइकोज़ैंथीन, वायोलाज़ैंथीन एंड ज़ियाज़ैंथीन। ज़ियाज़ैंथीन मेज़ के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से मेज़ का येलो कलर होता है। नाउ थर्ड टाइप का पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स एंड क्योंकि ये प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है इसीलिए हम इसे बिली प्रोटीन्स भी बोलते हैं। फाइकोबिलिन्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। इसमें टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट होती है एंड मैग्नीशियम आयन यहाँ पर एब्सेंट होता है। फाइकोबिलिन्स के एग्जाम्पल हैं फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है एंड ये ब्लू एल्गी में प्रेजेंट होता है एंड फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है एंड ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। सो दिस ऑल आर द एसेंशियल पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अब हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, ये दोनों ही सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस करती है और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी है 6CO2 + 6H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है। फोटोसिंथेसिस की एक एक्टिव रेडिएशन रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 400 to 700 nm। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होती है, इसीलिए हम इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है एंड ये प्योरली एक केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए हम इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसे डिस्कवरी ब्लैकमैन्स ने की थी। सो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन 2 टाइप से होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इसके बाद सेकेंड स्टेप में केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन 3 टाइप से होती है। C3 प्लांट्स में C3 साइकिल चलती है, C4 प्लांट्स में C4 साइकिल चलती है एंड केम प्लांट्स में केम साइकिल चलती है एंड इन दोनों प्रोसेस के बाद फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रिएक्टेंट्स काम आते हैं? सो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल काम आते हैं। यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स किसकी होती है? सो लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करें तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट और इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट इज 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। सो इसकी रिएक्शन होती है 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2। एंशियंट व्यू में ऐसा बोला जाता था कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो रिलीज हो रही है उसका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मॉडर्न व्यू में ऐसा बताया गया है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में रिलीज होते हैं उसका सोर्स है वाटर। सो इसे प्रूव किया था रूमेन, हाशिद एंड कामेन ने। इन्होंने रेडियो एक्टिव वाटर लिया था एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे वो भी रेडियो एक्टिव थे। सो फोटोसिंथेसिस में हम
दो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन एंड सेकंड है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है। ग्रेना हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखा था। ये थाइलेकोइड्स के पाई-लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस होता है एंड जो ATP एंड NADPH2 लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होते हैं वही डार्क रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन की यहाँ पर पूरी साइकिल दी है। यहाँ पर साइक्लिक चेन और नॉन साइक्लिक चेन दोनों ही दी है। लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम वर्क करते हैं और दो पिगमेंट सिस्टम वर्क करते हैं, जिसे हम पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 बोलते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। PS1 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ पर वर्क करता है एंड PS2 680 nm से कम की वेवलेंथ पे काम करता है। सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम 1 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन इमिटर है उसे एक्सेप्ट करता है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन PS1 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद फेरोडॉक्सिन से बनता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन एंड फिर से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक हो जाता है PS1 के पास। इसे हम साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में जब फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाता है तब वहाँ पर 1 ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है एंड जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाता है उस टाइम पे भी एक ATP सिंथेसिस होता है। सो साइक्लिक रिएक्शन में 2 ATP का सिंथेसिस हुआ है एंड यहाँ पे NADPH2 का कोई रोल नहीं होता है। साइक्लिक रिएक्शन बैक्टीरियाज के अंदर होती है। इसके बाद यहाँ पर नॉन साइक्लिक रिएक्शन दी है। सो सबसे पहले फोटॉन्स गिरते हैं PS2 पे। PS2 पिगमेंट सिस्टम सेकेंड 680 nm से कम की वेवलेंथ पर वर्क करता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करता है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर जाते हैं साइटोक्रोम B599 के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम F के पास। यहाँ पर जब साइटोक्रोम B599 से साइटोक्रोम F के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में एक ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट साइटोक्रोम F से जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास एंड प्लास्टोसाइनिन के पास से फिर से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक हो जाते हैं PS1 से। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स 4H+ आयंस एंड 4OH- आयन बनाते हैं। 4H+ आयन NADP के साथ कंबाइंड होकर एंड फेरोडॉक्सिन से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे ये मिलकर 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं एंड 4OH- से जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो PS2 के पास रिटर्न हो जाते हैं और इसे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। सो नॉन साइक्लिक फोटो रिएक्शन में 2 NADPH2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है एंड 1 ATP मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। वाटर के ब्रेकडाउन से यहाँ पर जो 4OH आयंस बने थे उससे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में PS1 एंड PS2 दोनों ही काम आते हैं, लेकिन साइक्लिक रिएक्शन में ओनली PS1 काम आता है। साइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्सेप्ट किया था फेरोडॉक्सिन ने एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन में
इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया है प्लास्टोक्यूनोन ने। सो यहाँ पर स्टेप्स दी है लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है कि फोटॉन्स पिगमेंट सिस्टम के ऊपर गिरते हैं, एंड जब वो पिगमेंट सिस्टम के ऊपर गिरते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर टू पिगमेंट सिस्टम वर्क करते हैं। PS1 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ पर वर्क करता है, एंड PS2 680 अप टू और बिलो पे वर्क करता है। सेकेंड रिएक्शन में वाटर का ब्रेकडाउन होता है, इसे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। 4OH माइनस से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे वो PS2 के पास रिटर्न हो जाते हैं, एंड जो 4H प्लस आयंस बन रहे थे वो NADP के साथ कंबाइन होकर 2 NADPH2 मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है। थर्ड स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन PS1 एंड PS2 से इमिट हुए थे वो फिर से रिटर्न बैक हो जाते हैं PS1 के पास एंड PS2 के पास। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। सो जैसा कि हम जानते हैं लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम वर्क करते हैं, PS1 एंड PS2। सो PS1 एंड PS2 दोनों ही इस रिएक्शन के लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसे प्रूव किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो सबसे पहला है रेड ड्रॉप। जब हम प्लांट्स को 680 nm से ज़्यादा की लाइट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो जाती है, और ये फॉल होता है रेड रीजन में, इसीलिए हम इसे रेड ड्रॉप बोलते हैं। क्वांटम यील्ड क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, मीन्स एक क्वांटा लाइट एब्जॉर्प्शन के टाइम पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं उसे हम क्वांटम यील्ड बोलते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए 8 क्वांटा ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए 2 क्वांटा ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। सो 4 इलेक्ट्रॉन से 8 क्वांटा ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इसके बाद है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। सो इमर्सन ने बताया था कि ये जो फॉल होता है क्वांटम यील्ड में उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जब हम प्लांट्स को 680 nm से ज़्यादा की लाइट प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे इमीडिएटली अगर हम 680 nm से कम की लाइट के साथ ट्रीट करेंगे तो उस टाइम पे क्वांटम यील्ड इंक्रीज हो जाती है, और इसे हम इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जब 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ देते हैं, इमीडिएटली जब हम 680 nm से कम की वेवलेंथ देंगे उस टाइम पे प्लांट्स की क्वांटम यील्ड इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ लाइट वर्क करती है। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम वर्क करते हैं, PS1 एंड PS2। PS1 680 से ज़्यादा की वेवलेंथ पर वर्क करता है, एंड PS2 680 nm से कम की वेवलेंथ पर वर्क करता है। सो ये था लाइट रिएक्शन। इसके बाद अब हम डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डार्क रिएक्शन एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है, ये स्ट्रोमा के अंदर चलती है। डार्क रिएक्शन में हम ATP एंड NADPH2 को कंज्यूम करते हैं, मीन्स लाइट रिएक्शन में जो ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस हुआ था वो यहाँ पर यूटिलाइज होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, एंड ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है एंड टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करने की 3 पाथवेज होते हैं। फर्स्ट है केल्विन साइकिल, सेकेंड है हैच एंड स्लेक साइकिल, एंड थर्ड है केम साइकिल।
केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं एंड हैचेनसेक साइकिल को हम C4 साइकिल बोलते हैं। सबसे पहला है केल्विन साइकिल। ये साइकिल डाइकोस में मोस्ट कॉमन होती है, लेकिन कुछ मोनोकोट्स में भी ये पॉसिबल है, जैसे कि वीट एंड राइस में। जिन प्लांट्स में केल्विन साइकिल चलती है उसे हम C3 प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जैसे कि यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 6 रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में PGA का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड यहाँ पर फोस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड फोस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसे C3 साइकिल बोलते हैं और ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब हम C3 साइकिल को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज रिब्यूलोज कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ये रिएक्शन होती है फोस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंड यहाँ पर 12 ATP यूटिलाइज होते हैं। इसके बाद 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं एंड यहाँ पर 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रोसेस में 12 NADPH2 यूटिलाइज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड का जो 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से होता है: 2 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें से 3 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ कंबाइंड होकर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं। इसके बाद फॉस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर बनता है। नाउ यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन 3 मॉलिक्यूल्स का 2 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मॉलिक्यूल्स। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ कंबाइन होता है एंड यहाँ पर C6H12O6 बनता है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ कंबाइन होकर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाता है। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर सेड्यूहेप्ट्यूलोज बनाता है। सेड्यूहेप्ट्यूलोज 1,7 डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सेड्यूहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। नाउ सेड्यूहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट बनाता है एंड यहाँ पर राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। C3 साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए ये साइकिल 6 टाइम कंटिन्यू होती है। C3 प्लांट्स लो टेम्परेचर में ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करते हैं और ये लो लाइट इंटेंसिटी में ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करते हैं। C3 प्लांट्स में सिंगल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है।
इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं। C3 प्लांट्स में क्रेन्स एनाटोमी एब्सेंट होती है। यहाँ पर एक इफेक्ट दिया है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। मीन्स जब C3 प्लांट्स को ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाती है और इसे हम वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 की कंडीशन में यहाँ पर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिना है जो कि C3 प्लांट्स के अंदर होता है। फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट्स में यील्ड 25% से डिक्रीज हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाई O2 कंसंट्रेशन, हाई लाइट इंटेंसिटी, लो CO2 कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। C3 प्लांट्स का टोटल ATP काउंट होता है 54। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर 3 ATP एंड 2 NADPH2 रिक्वायर होते हैं एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यहाँ पर 18 ATP एंड 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP एंड 36 ATP कंबाइन होते हैं। मीन्स 12 NADPH2 इक्वल्स टू 36 ATP। सो 36 ATP प्लस 18 ATP कंबाइन होकर टोटल अकाउंट यहाँ पर 54 ATP होता है। C3 साइकिल एक मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है जो कि C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स दोनों में ही चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट C3 साइकिल। इसके बाद अब नेक्स्ट साइकिल है हैच एंड स्लैग साइकिल। हैच एंड स्लैग साइकिल जनरली ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिलती है। इसके अलावा ये मोनोकोट्स में मिलती हैं। कुछ डाइकोट्स जैसे कि चिनोपोडियम, यूफोर्बिया एंड एमेरेंथस, इनके अंदर भी ये साइकिल प्रेजेंट होती है। C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 टाइम्स होता है। दैट इज सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पेप दैट इज फोस्फोएनोल पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन होकर पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और ये रिएक्शन चलती है मेसोफिल सेल्स में। इसके बाद सेकेंड टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ कंबाइन होकर रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में PGA का फॉर्मेशन करती है। PGA मीन्स फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ये रिएक्शन चलती है बंडल शीट सेल्स में। सो C4 प्लांट्स में क्रेन्स एनाटोमी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स बंडल शीट सेल से सराउंडेड होते हैं एंड यहाँ पर डायामॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ज़्यादा नंबर में होते हैं एंड बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लेस नंबर में होते हैं। सो यहाँ पर क्रेन्स एनाटोमी का पिक्चर दिया है। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स को बंडल शीट सेल्स ने सराउंडेड किया हुआ है। उसके बाहर है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का नंबर यहाँ पे एज कम्पेयर टू बंडल शीट सेल से ज़्यादा है। सो यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। मेसोफिल सेल्स में यहाँ पर C4 साइकिल चलती है एंड मेसोफिल सेल्स में मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल्स में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं एंड बंडल शीट सेल्स में ग्रेनास एब्सेंट होते हैं। बंडल शीट सेल्स में बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें C3 साइकिल चलती है। इसके बाद अब हम यहाँ पर C4 साइकिल पढ़ते हैं। यहाँ पर C4 साइकिल का पिक्चर दिया है। इस पिक्चर में 2 टाइप की सेल दी है। सबसे पहली सेल है मेसोफिल सेल एंड सेकेंड टाइप की सेल है बंडल शीट सेल्स। सो सबसे पहले मेसोफिल सेल्स में पेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में दैट इज फोस्फोएनोल पायरुविक एसिड फोस्फोएनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं
एंड इस रिएक्शन में 2NADPH2 यूटिलाइज होते हैं एंड इसे हम डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। इसके बाद मैलिक एसिड मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीट सेल्स में। यहाँ पर बंडल शीट सेल्स में जब मैलिक एसिड दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वो CO2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर C3 साइकिल चलती है एंड यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे NADPH2 यूटिलाइज होता है। इसके बाद पायरुविक एसिड बंडल शीट सेल से ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल सेल्स में एंड अगेन पायरुविक एसिड पेप कार्बोक्सिलेज दैट इज पेप के अंदर कन्वर्ट होता है एंड यहाँ पर ATP AMP के अंदर कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम यूज आता है एंड अगेन पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है एंड ये साइकिल कंटिन्यू होती है। C4 साइकिल में 2 टाइम्स कार्बोक्सिलेशन होता है। C4 प्लांट्स हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर में ज़्यादा यील्ड देते हैं एंड इसमें फोटो रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे वार्बर्ग इफेक्ट भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे O2 की वजह से कोई भी इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता है। C4 साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 ATP एंड 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ पर 30 ATP एंड 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए टोटल ATP रिक्वायरमेंट होती है 66 ATP। सो दिस रिएक्शन इज ऑल अबाउट C4 साइकिल। इसके बाद अब हम थर्ड पाथवे पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल दैट इज केम साइकिल। केम साइकिल केम प्लांट्स में चलती है। यूजुअली इसमें क्रैसुलेसी फैमिली के प्लांट्स आते हैं जैसे कि कैक्टस, पाइनएप्पल, अनियन, गार्लिक, लिली एट्सेट्रा। सभी केम प्लांट्स की सक्यूलेंट हैबिटेट होती है। केम प्लांट्स में स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो स्टोमेटास होते हैं वो ओनली नाइट के टाइम पे ओपन होते हैं एंड डे के टाइम पे ये क्लोज रहते हैं। ये साइकिल सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट्स के अंदर चलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। केम प्लांट्स में ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रिड्यूस्ड लीफ, थिक क्यूटिकल्स, संकन स्टोमेटा। इन प्लांट्स में लीव्स सरफेस कम होता है ताकि वो ट्रांसपीरेशन लॉस को रिड्यूस कर सके एंड इनके अंदर स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर केम प्लांट्स का एक स्पेशल फीचर दिया है कि केम प्लांट्स C4 प्लांट जैसे बिहेव करते हैं नाइट के टाइम पे एंड C3 प्लांट जैसे बिहेव करते हैं डे के टाइम पे। केम प्लांट्स का फोटोसिंथेटिक रेट सबसे कम होती है। सो यहाँ पर केम साइकिल का पिक्चर दिया है। नाइट के टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन होता है उस टाइम पे पेप दैट इज फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है एंड यहाँ पर NADPH2 मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद मैलिक एसिड डे के टाइम में कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में एंड इसके बीच में यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व होती है एंड उस CO2 मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पर C3 साइकिल चलती है एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है एंड डे के टाइम पे यहाँ पे स्टोमेटास क्लोज रहते हैं। इसके बाद पायरुविक एसिड से बनता है फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इस टाइप से ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की डिस्कवरी
फर्स्ट टाइम डेकर्शियो ने की थी। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स O2 को इंटैक्ट करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एंड ये प्रोसेस होता है लाइट के प्रेजेंस में, एंड इसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिना है। यहाँ पर कोई भी ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होता है, जबकि ये प्लांट्स में यील्ड को 25% तक लॉस कर देते हैं। ये प्रोसेस C3 प्लांट्स में सबसे कॉमन है और इसी की वजह से C3 प्लांट्स C4 प्लांट्स से लेस एफिशिएंट होते हैं। C3 प्लांट्स में हाई O2 कंसंट्रेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाती है और इसे हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रुबिस्को एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज एंड RUBP ऑक्सीजनेज दोनों की जैसे ही एक्ट करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन O2 की ज़्यादा है या CO2 की। मीन्स जब हाई CO2 कंसंट्रेशन होता है उस कंडीशन में RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की जैसे एक्ट करता है, एंड जब O2 का कंसंट्रेशन हाई होता है उस केस में RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम के जैसे एक्ट करता है। और ऐसे ही यहाँ पर एक कंपटीशन चलता है O2 एंड CO2 के बीच में कि वो RUBP के साथ कौन कंबाइन करेगा। अगर O2 का कंसंट्रेशन हाई होता है उस कंडीशन में O2 कंबाइन होता है RUBP के साथ, एंड यहाँ पर रुबिस्को एक ऑक्सीजनेज एंजाइम के जैसे एक्ट करता है, एंड जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है उस कंडीशन में CO2 RUBP के साथ बाइंड होता है, एंड उस कंडीशन में रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम के जैसे एक्ट करता है। सो जब CO2 का हाई कंसंट्रेशन होता है उस केस में RUBP CO2 के साथ कंबाइंड होकर RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 PGA मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। दैट इज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड जब O2 का कंसंट्रेशन हाई होता है उस केस में RUBP ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड, एंड यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनता है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये पूरा प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन का 3 सेल्स में होता है, 3 सेल ऑर्गेनल्स में होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन का यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई O2 लेवल, लो CO2 लेवल एंड हाई टेम्परेचर। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है 2 कार्बन कंपाउंड। सो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल दी है। सबसे पहले ये साइकिल स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट से, फिर पेरोक्सीसोम्स एंड थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले RUBP ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। नाउ फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट बनाता है, दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड, एंड ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम्स में ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइऑक्सिलेट से यहाँ पे ग्लाइसिन बनता है और इसे हम ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में सेराइन में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड अमोनिया रिलीज होता है। इसके बाद सेराइन पेरोक्सीसोम्स में हाइड्रोक्सी पायरुवेट को फॉर्म करता है, एंड हाइड्रोक्सी पायरुवेट से यहाँ पे ग्लिसरेट बनता है। नेक्स्ट ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में PGA में कन्वर्ट होता है, एंड ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। So this is all about photorespiration. Now next topic है factors affecting photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं देखते हैं। सबसे पहला है लाइट, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ वाटर एंड फिफ्थ है ऑक्सीजन गैस। लाइट में लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी एंड लाइट ड्यूरेशन प्लांट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। लो लाइट इंटेंसिटी की कंडीशन में लाइट इंटेंसिटी और CO2 फिक्सेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई फर्दर चेंज नहीं दिखता है। एंड जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है उस कंडीशन में फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है एंड इसे हम सोलराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है CO2। CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी लो है, दैट इज 0.03 टू 0.04 एंड जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 0.05 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस केस में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन 0.05% से ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। टेम्परेचर एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सब प्लांट्स का अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है, जैसे कि C3 प्लांट्स की ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज है 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड C4 प्लांट्स की होती है 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। वाटर का डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब प्लांट्स में वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है उस कंडीशन में स्टोमेटास क्लोज होते हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। नाउ लास्ट फैक्टर है ऑक्सीजन। C3 प्लांट्स में हाई O2 कंडीशन में फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है और इसे हमने वारबर्ग इफेक्ट बोला था। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सो नाउ ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पे आपको BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।